ये है सेक्शन 17 यानी कि खतरा, और अब इसका सेक्शन 17(5) यानी कि ज्यादा खतरा। सेक्शन 17(5) अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना सा सेक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया, बस यहां तक। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली ब्लॉक उसको। सेक्शन 17 जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 17 शुरू होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। यहां तक हम रुकते हैं। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि सेक्शन 16 जो है हमें आईटीसी अलाउ करता है और सेक्शन 18 भी हमें आईटीसी अलाउ करता है। यानी कि सेक्शन 16 के हिसाब से यदि आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और कोई आईटीसी जो आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी परचेज या सर्विसेज आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, उसका आईटीसी आपको मिलेगा। सिमिलरली सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आईटीसी की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करता है, लेकिन बात वहां भी यही है कि यदि आप रजिस्टर्ड हैं और बिजनेस पर्पस के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो आपको खर्चा मिल जाएगा। अब जब एक खर्चा मुझे सेक्शन 16 ने, जब एक आईटीसी मुझे सेक्शन 16 ने अलाउ करा दिया या सेक्शन 18 ने अलाउ करा दिया तो वो मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 16(1) एंड 18(1). मतलब यदि आपको कोई आईटीसी सेक्शन 16(1) के हिसाब सेक्शन 16(1) के हिसाब से मिल गया या 18(1) के हिसाब से भी मिल गया, उस केस में भी यदि वो सेक्शन 17(5) में कवर हो गया तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। यानी कि इस सेक्शन में जो भी आइटमें आ रही हैं उनका आईटीसी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यदि वो कवर है यहाँ पे। चाहे वो दूसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके आप कहें कि जी एलिजिबल है, चाहे कुछ भी कहें। किसी का मैसेज आया है कि जी नॉट एबल टू ज्वाइन। सर मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ सर, उसके साथ उसे समझा रहा हूँ। यहाँ पहले से ही 17-18 लोग ज्वाइन है। जी सर, अब तो 21 हो चुके हैं, मैं बोल देता हूँ सही। 21 हो गए, अब तो पहले ही बहुत सारे। सर ठीक चल रही है, उसके एंड से कोई प्रॉब्लम होगी? उसी के एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी। चलते हैं आगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का मीनिंग समझ में आ गया कि यदि कोई आईटीसी मुझे अलाउ है लेकिन वो 17(5) में कवर हो गया तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब हम इस 17(5) सेक्शन में कौन कौन सी आइटम्स या कौन कौन से खर्चे या कौन कौन सी परचेजेस लिखी हुई हैं जिनका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा उनके बारे में बात करेंगे। इसमें क्लॉज A to H है, यानी कि ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर सब क्लॉज भी हैं और आइटम्स या एक्सपेंडिचर या परचेजेस बहुत सारे हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि जी ये आइटम मेरे 17(5) में कवर हो रही है। अगर हो रही है तो मैं इसका क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट्स में अपनी रिटर्न में प्रोवाइड करूं और इसके क्रेडिट को ना लूं। अगर आपने ब्लॉक क्रेडिट्स के क्रेडिट को ले लिया तो इन दैट केस आपको वो क्रेडिट इन फ्यूचर कभी भी पकड़ा जाए डिपार्टमेंट द्वारा या ऑडिट द्वारा या आप खुद उसको पकड़ ले बाद में कि जी ये मेरा ब्लॉक क्रेडिट्स था और मैंने ले लिया, आपको रिवर्स करना पड़ेगा और वो भी विद इंटरेस्ट। तो इसलिए रिटर्न फाइल करते समय ही चेक करना पड़ेगा कि जी ये आईटीसी, इसमें कोई मेरा ब्लॉक आईटीसी तो नहीं आ गया। इसमें पहली आइटम है मोटर व्हीकल। जब हम बात करते हैं मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स अप्रूव्ड हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, पहली आइटम है। अब यहाँ एक मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक डीलर है जो रजिस्टर्ड है विद जीएसटी, उसने एक कार खरीदी और वो गाड़ी उसने अपने डायरेक्टर्स को ले जाने के लिए, लाने के लिए, मीटिंग में कहीं जाने के लिए, कहीं से आने के लिए यूज की। तो क्या हम इसका आईटीसी ले लेंगे? एनीवन? क्या हमें इसका आईटीसी मिल जाएगा? मोटर कार है और मैंने स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज की है कि जी मेरे एम्प्लॉइज जाएंगे, घर जाएंगे, आएंगे या किसी मीटिंग में जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे और मैं उसको पर्सनल पर्पस के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्या इसका आईटीसी मुझे मिलेगा?
अगर हम क्लॉज ए को देखेंगे तो यहाँ साफ लिखा हुआ है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, यानी कि पहली ही लाइन में कह दिया कि जी मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, यानी कि जितनी भी कार्स हैं उनका आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो। यानी कि एक गाड़ी ली है और मेरे ऑफिस में 5 एम्प्लॉइज हैं, उन 5 एम्प्लॉइज को सुबह घर से लेके आती है, शाम को घर छोड़ के आती है, और ड्यूरिंग द डे अगर किसी ने कहीं भी जाना हो मीटिंग पर्पस के लिए तो यूज होती है। 100% फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं। फिर भी इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि वो 17(5) के सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए में कवर हो गई, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर उसकी कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो मिल जाएगा। यानी कि मैंने एक टेम्पू ट्रेवलर खरीद लिया 20 लोगों के, 24 की कैपेसिटी का, 20 की कैपेसिटी का, और वो भी यही काम कर रहा है कि एम्प्लॉइज को लेके आ रहा है, एम्प्लॉइज को छोड़ के आ रहा है, तो मुझे मिल जाएगा। यानी कि मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, यदि वो है। अब यहाँ बात आती है कि मोटर व्हीकल का क्या मतलब है। पहला ही शब्द लिखा हुआ है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का क्या मतलब है कि एक ऐसा व्हीकल जिसमें मोटर लगी हुई है। तो अब इसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि जी मैंने मोटरसाइकिल खरीदी है, मैंने कार खरीदी है, मैंने 3 व्हीलर खरीदा है, तो क्या मुझे इनका आईटीसी मिलेगा? मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आपको जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि जी मोटर व्हीकल का मतलब क्या है। मोटर व्हीकल बाकायदा हमें जीएसटी एक्ट में डिफाइन की गई है कि जी मोटर व्हीकल क्या है। मोटर व्हीकल का मतलब है मोटर व्हीकल shall have the same meaning as assigned in clause 28 of section 2 of motor vehicle act। जो मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर व्हीकल की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पे अडॉप्ट की जाएगी। यानी कि मोटर व्हीकल जो मोटर व्हीकल एक्ट में बताई गई है। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या कहा गया है वो देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है मोटर व्हीकल के लिए? मोटर व्हीकल एक्ट कहता है मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस हैज बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी। मोटर व्हीकल एक्सक्लूड्स व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल, एंड सेकंड स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन द फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रेमिसेस। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनके अंदर माल को इधर उधर ले जाने के लिए फैक्ट्री के अंदर ही स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिए जाते हैं। 4 व्हीलर होते हैं या 3 व्हीलर होते हैं, बना दिए जाते हैं, और उनका काम होता है कि वो इधर उधर घूमे। वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट है मोटर व्हीकल विद लेस देन 4 व्हीलर्स, यानी कि 4 पहियों से कम। यानी कि 4 पहिए वाले सारे के सारे मोटर व्हीकल में आ गए, और उससे ऊपर वाले भी। अब 4 पहिए से कम में 3 व्हीलर आ गया और 2 व्हीलर आ गया, क्या वो मोटर व्हीकल है? तो उसमें कहता है कि मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में यदि वो 25 सीसी से कम के हैं तो वो मोटर व्हीकल नहीं कहलाएंगे। यानी कि मोटर व्हीकल में 2 व्हीलर भी आ गए, 3 व्हीलर भी आ गए, 4 व्हीलर भी आ गए, सारे मोटर व्हीकल आ गए। अब क्या सारे मोटर व्हीकल्स का मुझे आईटीसी डिनाई होगा? क्या सारे मोटर व्हीकल्स का आईटीसी डिनाई होगा? केवल और केवल उन मोटर व्हीकल्स का आईटीसी डिनाई होगा जो यूज हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस। यानी कि मैंने एक ट्रक खरीदा, तो क्या ट्रक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए यूज होगा? नो सर। ट्रक हमेशा गुड्स की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए हमें सेक्शन 17(5) में जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है तो मोटर व्हीकल मगर वो यूज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस की डेफिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए यदि यूज हो रहा है तो कवर नहीं होगा, तो हम उसे ब्लॉक क्रेडिट में डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। अब आती है बारी आगे एक सवाल की कि मैंने एक मोटर व्हीकल मतलब एक वैन खरीदी और उसकी सीटें पीछे से निकाल दी और एक केवल ड्राइवर सीट छोड़ दी और उसके बराबर में क्लीनर सीट छोड़ दी, और अब मैं उस वैन को यूज कर रहा हूँ माल को इधर उधर ले जाने के और लाने के लिए। यानी कि मैंने खरीदी है वैन
और उसमें उसको मैं यूज कर रहा हूँ गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या इसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा? यस। एनीवन? यस सर, यस। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जी मोटर व्हीकल का यूज देख रहे हैं, मोटर व्हीकल का यूज नहीं देखा जाएगा, मोटर व्हीकल की आरसी देखी जाएगी कि वो किस पर्पस के लिए बनाई गई है। अब मैंने तो सर, वैन खरीदी है और वैन अगर हम खरीदने के बाद उसे बाद में उसकी सीटें निकलवा के उसको यूज कर रहा हूँ, वो पर्पस सॉल्व तो नहीं सर होता। वो तो वैसे भी इलीगल हो गया ना, सीट निकालना आरसी में। एग्जैक्टली। अगर हम उसके आरसी पे जाएंगे तो वहां लिखा हुआ होगा सिटिंग कैपेसिटी 7 पीपल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स के लिए बनाई गई है, तो मेरे लिए उसका क्रेडिट ब्लॉक है। वो एक सेपरेट इशू हो गया कि जी मैंने उसकी सीटें निकाल के उसे इस्तेमाल में लगा दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तब भी मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं छोटा आती एक कन्वेंस आता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या टेम्पू आते हैं वो लूंगा तो मिल जाएगा, क्योंकि वो बने ही इसीलिए है। अब इसमें एक और चीज आती है कि जी एक रेस्टोरेंट वाले ने 2 मोटरसाइकिल खरीदी और उनके पीछे से पिछली सीट निकाल के एक डब्बा लगा दिया जिसमें वो गुड्स की डिलीवरी या फूड की डिलीवरी करने के लिए जा रहा है। तो क्या ऐसे केसेस में उन मोटर साइकिल्स के क्रेडिट्स मिल जाएंगे? उनके भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बनाई नहीं गई है उसके लिए, उनको बाद में मॉडिफाई किया गया है। लेकिन यदि मैं खुद कंपनी को बोलूं कि जी मुझे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए बाइक्स चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए या स्कूटर चाहिए, तो कंपनी खुद उनकी पिछली सीट्स को हटा के वहां डिक्की बना देगी और आपको आरसी पे लिख के देगी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उस केस में मुझे मिल जाएगा। सर एक और डाउट, तो फिर जब हम ऐसे स्पेशल रिक्वायरमेंट लेंगे तो सर वो नंबर भी कमर्शियल देंगे, क्योंकि ये तो कमर्शियल यूज के लिए है। एग्जैक्टली नंबर भी वो उसी हिसाब से दिया जाएगा, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो कमर्शियल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको खुद अपने पार्ट पे मॉडिफाई करा के उसका यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कर दें तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक चीज जरूरी है कि हमें बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे आरसी पे अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस है तो मुझे नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स है तो मिल जाएगा। तो मोटर व्हीकल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मोटर व्हीकल का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चेक करना है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि 13 से ज्यादा का अगर मैं कोई ऐसा कन्वेंस ले रहा हूं, मोटर व्हीकल ले रहा हूं जिसको मैं पैसेंजर्स को या पर्सन्स को इधर उधर ले जाने के लिए यूज करूंगा, उसका मिल जाएगा, उसमें वो नहीं देखा जाएगा। क्या यानी कि पर्सन्स की लिमिट दी गई है 13 या उससे कम अगर व्यक्ति की कैपेसिटी है तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, 13 से ज्यादा कैपेसिटी का मेरे पास अगर व्हीकल है तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, यदि वो फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स है तो मुझे मिल जाएगा, एंड फॉर द पर्पस ऑफ पैसेंजर है या पर्सन्स है तो मुझे नहीं मिलेगा। तो आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक करते समय ये चीज जरूर देखनी है। हाँ, जो मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए कि जी उसको बाद में मॉडिफाई करके फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। ओरिजिनली वहां से जिस पर्पस के लिए यदि वो आया है वो पर्पस देखा जाएगा, आरसी में क्या लिखा हुआ है। एनीथिंग? अब अगर आप यहाँ देखो कि एक कार डीलर है जो कार खरीद रहा है और कार बेच रहा है, अगर मैं इस सेक्शन 17(5) के क्लॉज ए को पढ़ूं तो उसकी तो सारी की सारी परचेज का आईटीसी ब्लॉक हो गया। मैं कार डीलर हूं, मेरा शोरूम है, मैंने 5 कार खरीदी मारुति से और उन्हें सेल आउट कर दिया, तो मेरा आईटीसी तो ब्लॉक हो गया परचेज इस पे। क्या कहते हैं आप लोग? सर एक बार रिपीट कर दो, थोड़ी सी आवाज कटी थी, अब सही आ रही है। मैं कार डीलर हूं, गाड़ियों को सेल परचेज में डील करता हूं, मैंने 5 कार खरीदी और उनको सेल कर दिया। अब अगर मैं क्लॉज को पढ़ूं तो मेरी जो गाड़ी खरीदी गई है मैंने, उसका आईटीसी ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है मोटर व्हीकल, मैंने 4 कार
4 पर्सन या 7 सीटर या 5 सीटर गाड़ी खरीदी और उन्हें बेच दिया। बेचते समय मैंने आउटपुट टैक्स लगा दिया, लेकिन जो मेरे बिल में आईटीसी लग के आ रहा है वो तो मेरा ब्लॉक हो गया, क्योंकि 17(5)(a) कह रहा है कि जी मोटर व्हीकल अगर आप खरीदोगे तो आपका आईटीसी ब्लॉक होगा। सर लेकिन सिमिलरली अगर उसके बिजनेस में होते हैं तो मिल जाता है ना एटीसी। सिमिलरली मैं एक टूर इन्वेंटरी मिल ऑपरेटर हूँ, जाएगा। एक मिनट, मैं टूर ऑपरेटर हूँ, मेरा काम है टूर को ऑपरेट करना। उस पर्पस के लिए मैंने गाड़ी खरीदी हुई है, 5 मेरे पास गाड़ियां हैं, 5 सीटर टैक्सियां चल रही हैं मेरी। उस केस में फिर मेरा आईटीसी ब्लॉक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्लॉज ए की उन्होंने एक्सेप्शंस भी दी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? अगर हम क्लॉज ए को सिंपल रीड करेंगे तो हमारा वो वाला आईटीसी जो जेन्युइनली मुझे मिलना चाहिए था वो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस देखेंगे, यदि वो एक्सेप्शंस में कवर हो गया तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। पहली एक्सेप्शन है, इफ इट इज यूज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि जी मेरा काम ही कार सेल परचेज करना है, तो जब मेरा काम ही कार सेल परचेज करना है तब मेरे पे ये क्लॉज ए सेक्शन 17(5) का क्लॉज ए हिट नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्सेप्शन में कवर हो गया। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी कि मेरा टूर एंड ट्रेवल का काम है, मेरे पास 5-6 टैक्सियां हैं, मैं पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेट करा रहा हूँ। ऊपर लिखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स और यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर आप क्लॉज ए की पहली लाइन को पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स लिखा था, यानी कि डिसअलाउ हो जाएगा कि यदि आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स की कोई गाड़ी खरीदी है, लेकिन वही डिसअलाउंस एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा यदि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। या पैसेंजर और पर्सन में फर्क है, पैसेंजर वो होता है जिससे हम चार्ज करते हैं, अगर हम किसी से चार्ज नहीं कर रहे तो वो हमारा पैसेंजर नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यदि मेरा बिजनेस है, मैं टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहा हूँ और उसमें उनको टैक्सियां प्रोवाइड कर रहा हूँ, घुमाने ले जा रहा हूँ, उसमें तो मुझे आईटीसी मेरी गाड़ी का मिल जाएगा। तीसरा है, अगर मैंने ड्राइविंग स्कूल खोला हुआ है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उस केस में मैंने अगर कोई ऐसी कार परचेज की है जो यूज की जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, तो उस केस में भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। एनी इशू? नो सर। अब एक कार डीलर है, जैसे आप जानते हैं पड़पड़गंज में इतने सारे कार डीलर हैं, उनका काम है गाड़ियों को खरीदना और गाड़ियों को बेचना। तो उस केस में जब वो कोई गाड़ी खरीदेंगे तो उसका आईटीसी उन्हें मिल जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे यदि आप रिप्लाई करें तो आपका क्या रिप्लाई आएगा, यस या नो? यस सर। यस सर। मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कंपनी ने 2 गाड़ी खरीदी है, वो अपने एम्प्लॉइज, 5 सीटर गाड़ी है, वो अपने एम्प्लॉइज को घर से लाती हैं, घर लेके जाती हैं और अपने डायरेक्टर्स को कहीं भी जाना हो, घुमाना हो, इधर उधर जाना हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस लेके जाती हैं। तो क्या इस केस में वो 2 गाड़ियां जो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस यूज कर रहे हैं कंपनी वाले, उसका आईटीसी भी उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि वो तो कार डीलर है और कार की सेल परचेज में ही लगा हुआ है। एक्सेप्शन है कि यदि आप कार डीलर हैं और आपका काम गाड़ियों को बेचना और गाड़ियों को खरीदना है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो क्या मैंने वो 2 गाड़ियां जो केवल और केवल अपने यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए खरीदी हैं, मेरे एम्प्लॉइज को ले जाती हैं, लेके आती हैं, कहीं मीटिंग में जाना हो, कहीं से आना हो, उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। लेकिन सर पर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है और वो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है। मैं उन गाड़ियों को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा। यदि मैं उन गाड़ियों को बेचने के लिए खरीद रहा हूं तो आईटीसी मिल जाएगा। सिमिलरली, एक मैंने गाड़ी खरीदी और उसे डिस्प्ले में लगा दी, सिर्फ बेचा नहीं, तो क्या उस डिस्प्ले में लगाई गई गाड़ी को मैं आईटीसी क्लेम करा दूंगा? यदि मैंने डिस्प्ले में गाड़ी लगाई है और उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। मेरा काम है गाड़ियों को बेचना और खरीदना। पहला केस था कि जी मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, दूसरा केस है मैंने डिस्प्ले में लगा रखी है, बेचूंगा नहीं उसे।
जब डिस्प्ले वाला तो कभी ना कभी तो सेल होगा, जब करेंगे कभी तभी। ना कभी तो सेल हो ही जाएगा, कंसेशनल रेट पे हो जाए Yes. तो उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। Yes. मोटर व्हीकल से रिलेटेड यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। आगे चलते हैं। मोटर व्हीकल्स आपने देखा होगा, सारे के सारे बिजनेसमैन व्यापारी तो मोटर व्हीकल खरीद लेते हैं, लेकिन वेसल्स और एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो ये तो रेयर केसेस में ही होता है कि जी उसने एयरक्राफ्ट खरीद रखा है आने जाने के लिए। रिलायंस, अंबानी वगैरह वगैरह बड़े व्यापारियों के पास वेसल्स भी होते हैं और एयरक्राफ्ट भी होते हैं। तो ये वाले क्लॉज से मोटर व्हीकल तो पहले क्लॉज से कवर हो गया। वेसल्स और एयरक्राफ्ट यदि मैंने खरीद रखे हैं तो वो भी ब्लॉक, उसका क्रेडिट भी ब्लॉक हो जाएगा, सेम तर्ज पे जैसे मोटर व्हीकल पे हुआ। लेकिन सिमिलरली वही 3 एक्सेप्शंस कि यदि मैं उनको फॉर द पर्पस ऑफ, मेरा बिजनेस ही यही है कि जी फर्दर सप्लाई के लिए खरीद रहा हूँ, या मैं पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीद रहा हूँ, या मैं ट्रेडिंग देने के लिए खरीद रहा हूँ, तो अलाउ हो जाएगा सेम टू सेम। और चौथा इन्होंने एक और ऐड किया कि यदि मैं उनको फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीद रहा हूँ तो भी अलाउ हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल मोटर व्हीकल की तरह ही चल रहा है वेसल्स और एयरक्राफ्ट में, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को स्पेशली लिखा गया है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पर्सन्स को लिख के ब्लॉक किया गया था, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लिख के अलाउ किया गया। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, इनसे रिलेटेड कोई इशू। जब जीएसटी आया था तब उसमें यही 2 सेक्शंस थे, क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए। अब एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, 4-5 सीटर गाड़ी खरीदी और अपने व्यापार में एम्प्लॉइज को ले जाने के लिए और अपने डायरेक्टर्स को ले जाने के लिए यूज में लगा दी। अब जब उसने यूज में लगा दी तो उसको कहा गया भाई इसका आईटीसी तुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक है जी, इसका आईटीसी मैं नहीं ले रहा, जो मैंने गाड़ी खरीदी है उसका आईटीसी मैं नहीं ले रहा। अब गाड़ी जब आप रखोगे, आप खुद भी देखते हो व्हीकल रनिंग का खर्चा डलता है, पेट्रोल का खर्चा डलता है। जब गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल का खर्चा होगा, गाड़ी को सर्विस कराया जाएगा उस पर खर्चा होगा, गाड़ी की इंश्योरेंस कराई जाएगी उसका खर्चा होगा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, गाड़ी का खर्चा मैं नहीं ले रहा, लेकिन मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, इंश्योरेंस वाले ने मुझे आईटीसी दिया है, मैंने गाड़ी की सर्विस कराई है साल में 4 बार, मुझे उस सर्विस पे आईटीसी मिला है। तो क्या आपको इन सर्विसेज का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और जनरल इंश्योरेंस का आईटीसी मिल जाना चाहिए? शुरू में जब ये सेक्शन आया था तो यहीं पे डिस्प्यूट अराइज हो रहा था कि जी मिल जाएगा नहीं मिलेगा। तब अगर हम इस क्लॉज ए को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है shall not be available in respect of the following, shall not be available in respect of the following। in respect of the following का मतलब है कि अगर वो कहता है कि केवल इन्हीं का नहीं मिलना तो वो कहता है कि जी in the following cases, लेकिन in respect of the following कह रहा है तो वहां पे वो कह रहा है कि जी ये इनका भी नहीं मिलेगा और इनसे रिलेटेड चीजों का भी नहीं मिलेगा। मगर ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा था, कोई कह रहा था जी मिलेगा, कोई कह रहा था जी नहीं मिलेगा। तो इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए उन्होंने क्लॉज डबल ए के बाद एक सेक्शन क्लॉज ए बी और डाल दिया। क्लॉज ए बी क्या कह रहा था? फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicle, vessels, aircraft referred to in clause A and double A। यानी कि ऊपर ए में और डबल ए में जिन भी मोटर व्हीकल्स और वेसल्स और एयरक्राफ्ट की बात की गई है, उन केसेस में उनकी जनरल इंश्योरेंस, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उनके सर्विसिंग यदि आप करा रहे हैं और उस पे आपको आईटीसी मिल रहा है तो वो आईटीसी भी ब्लॉक है। पहले ये क्लॉज नहीं था तो डिस्प्यूट रहता था, बाद में इस क्लॉज को इंसर्ट किया गया और कहा गया नहीं जी ब्लॉक ही रहेगा। आप अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक है, और उस गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं और मेंटेनेंस पे यदि कोई खर्चा हो रहा है तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक रहेगा। यानी कि इंश्योरेंस का आईटीसी भी नहीं मिलेगा, सर्विस कराएंगे उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, रिपेयर कराएंगे उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अब किस केसेस में मिल जाएगा? वो कह रहा है कि ऊपर जो एक्सेप्शनल केसेस में यदि आप कवर हो जाते हैं और आईटीसी आपको मिल जाता है, तभी आपको
इन आइटम्स का आईटीसी भी मिलेगा। यदि आपको 17(5) क्लॉज ए और डबल ए में ब्लॉक है तो उनकी इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस और सर्विस का आईटीसी भी ब्लॉक है। यदि आपको क्लॉज ए और डबल ए में अलाउ है एक्सेप्शनल केसेस में, तभी आपको यहाँ पे वो अलाउ होगा एक्सेप्शनल केसेस में। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। ठीक है, फर्दर चलते हैं। इसमें एक चीज और ऐड की गई, वेयर रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। अब वो कह रहा है इंश्योरेंस को मुझे अलाउ करा दिया और डिसअलाउ भी करा दिया, डिपेंडिंग अपॉन दी कि यदि मुझे पहले अलाउ है तो अलाउ होगा, दोबारा अगर मैं डिसअलाउ हो गया तो डिसअलाउ होगा इंश्योरेंस का खर्चा भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे गाड़ियां बनती हैं फैक्ट्री में, आती है शोरूम में और फिर सेल आउट होती है, तो फैक्ट्री से शोरूम तक जब गाड़ी आती है तो उसकी इंश्योरेंस कराई जाती है मैन्युफैक्चरर द्वारा। जिसने गाड़ी बनाई है वो उसकी इंश्योरेंस करा के भेज रहा है कि भाई ये मेरे फैक्ट्री पे रखी है, अब इसे शोरूम में ले जाओ। तो वो रास्ते के लिए, छोटे से डिस्टेंस के लिए एक इंश्योरेंस कराता है, उस पे भी उसको आईटीसी मिलता है। तो यदि वो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है और वो इंश्योरेंस करा रहा है गाड़ी की मूवमेंट के लिए, तो उस केस में भी उसे इंश्योरेंस का आईटीसी मिल जाएगा। और सिमिलरली यदि वो मैन्युफैक्चरर इंश्योरेंस, अगर वो इंश्योरेंस सर्विसेज में ही है, यानी कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने एक इंश्योरेंस की सर्विसेज सब कॉन्ट्रैक्ट कर दी, तो उस केस में भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। कोई इशू यहाँ पे?